नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र रावत और आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। गलवान घाटी में किस तरीके से चीनी सैनिक 5 मई से हमारे देश की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं और 15 तारीख की रात को चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों की पीट पीट करके बेरहमी से हत्या कर डाली। सूचना ये भी है कि चीन के जवान भी मारे गए। ये हमको अपने देश के बहादुर सैनिकों पर यकीन है, लेकिन हमको इस पूरे मसले पर जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। दोनों सरकारें, चीन की सरकार फंसी हुई है कि चीन की सरकार को वहां के राष्ट्रपति को आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में जिस तरीके से 14 मई 1989 को थियानमेन चौक में 10,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद पूरी दुनिया चीन से नफरत करने लग गई थी, उसी तरीके की नफरत दुनिया भर में कोरोना के फैलने के बाद चीनियों के साथ, चीन के साथ दुनिया कर रही है। इस पूरे मसले से ध्यान भटकाने के लिए चीन की सरकार को एक कोई बड़ा तरीका चाहिए था। ये मैं जिक्र कर रहा हूं, रिपोर्ट सौंपी गई 5 मई को और 5 मई को ही चीनी सैनिक हमारे भारत में गलवान घाटी में, जहां पर 8 फिंगर तक हमारी पहाड़ियां, 8 फिंगर का मतलब 8 पहाड़ियां, 8वीं पहाड़ी तक हमारे भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे। चीन के सैनिकों ने 4 फिंगर पर आकर कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार फंसी हुई है। बच्चा बच्चा जानता है कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना के मामले की पुष्टि हो चुकी थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में कोरोना आपातकाल की घोषणा कर चुका था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने पर केंद्रित थी। ये आप हम सब जानते हैं कि उसकी परिणति की 23 मार्च तक निरंतर ये सब चलता रहा और 24 मार्च को लॉकडाउन हो जाता है। और लॉकडाउन के बाद में आप सब लोगों ने देखा, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन 550 मामले ही कोरोना के थे। तब भारत की सरकार ने जिस तरीके से रेल और बसों का आवागमन बंद किया, एक झटके में भारत के 14 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई और भूख से बचने के लिए मजदूरों के परिवार, बच्चे, आप हम सब ने देखा करोड़ों की संख्या में अपने अपने जहां थे फंसे वहां से अपने गांव की तरफ वापस चले। उनके पैरों से सैकड़ों किलोमीटर सफर करने के दौरान पैरों की खाल उतर करके पैरों से पस टपकने का दृश्य भी आपने देखा। गर्भवती महिलाओं को खुले आसमान के नीचे बच्चे जनते हुए आपने देखा। चलते चलते भूख से दम तोड़ते हुए गरीब बच्चों को और मजदूरों को आपने देखा। गाड़ियों के रौंदे जाने से मारे जाने वाले, गाड़ियों के पलटने पर दब जाने वाले, रेल से कटकर मरने वाले, ये दृश्य भी आपने देखा। इन सारी नाकामियों के बाद आपने देखा कि जब हमारे देश में 550 मामले थे तो पूरे भारत को तालाबंदी कर दी गई। आज 10,000 से ज्यादा मामले रोजाना नए उजागर हो रहे हैं। तो मोदी सरकार अनलॉक 1 का जश्न मना रही है। 3,67,000 नए मामले उजागर हो चुके हैं। 12,000 ज्यादा देशवासियों की जान जा चुकी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार कोरोना काल से पहले से ही अपनी तमाम नाकामियों में फंसी हुई थी। भारत में बेरोजगार आत्महत्या कर रहे थे, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा था, उद्योगों पर तालाबंदी का सिस्टम नहीं रुक रहा था, व्यापारी चौपट और आत्महत्या कर रहे थे। देश में रुपए की कीमत, विकास दर और झूठ बोलकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिर रही थी। बलात्कार की शिकार बच्चियां निरंतर हो रही थी।
ऐसी दशा में फंसी हुई और ऊपर से कोरोना आने के बाद मोदी सरकार भी जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, उसी तरीके से मोदी सरकार अपनी तमाम नालायकियों के कारण देशवासियों की आंख का किरकिरी बन गई थी। तो मोदी सरकार को भी चाहिए था कि किसी तरीके की ऐसी क्रोनोलॉजी हो जाए, जिस तरीके से मैं जिक्र करना चाहता हूं कि भारत में पुलवामा के 14 फरवरी 2019 में आम चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं, आप सब याद करेंगे, देश त्राहिमाम कर रहा था भाजपा शासन में। और पुलवामा की घटना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पुलवामा में जवानों की जो हत्या हुई उसके विषय में खुफिया एजेंसी की पहले से रिपोर्ट आ चुकी थी। कहा गया था कि विस्फोट घरी गाड़ी से टक्कर मारी जाएगी, मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट की अनदेखी की। तब कहा गया था, आला अधिकारियों ने कहा कि जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट हवाई जहाज उपलब्ध कराया जाए। इस बात को मोदी सरकार ने नहीं माना था और विस्फोट भरी गाड़ियों से जिस दिन हमारे 14 फरवरी को जवानों की हत्या की गई, पूरे प्रधानमंत्री बनने से लेकर पहले कार्यकाल से अब तक एक ही दिन बनवास हुआ मोदी जी को, और वो हुआ 14 फरवरी को। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं दूसरी बात पर फिर आता हूं, गलवान घाटी पर 5 मई को आप सबको सोचना पड़ेगा कि 5 मई को चीन की सेना कब्जा कर देती है और भारत की सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। तो इसके हमारे भारत के मोदी सरकार के चीन के साथ जो संबंध हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब वो 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब क्या हुआ था? साबरमती के आश्रम में चीन के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग को मोदी जी ने झूला झुलाया था। और जब मोदी जी 2015 में चीन गए थे तो ली पिंग जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ सेल्फी खींची थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, झूला डिप्लोमेसी से लेकर के और सेल्फी डिप्लोमेसी का मसला है। मसला इतना छोटा ही नहीं है। आपने देखा होगा कि यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप, रैपिड टेस्ट किट जो कोरोना की जांच के लिए जो खेप चीन वापस आई थी, वो भारत मंगवाई गई और 245 के किट को 600 में बिकवाई गई। ये मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि 5 मई को चीनी हमारे देश की सीमा पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे सरकार प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, किसी के आवाज नहीं निकलती है, बल्कि 25 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के जश्न के लिए ऐलान होता है। और क्या ऐलान होता है? 750 वर्चुअल रैली देश के अंदर की जाएंगी और 1000 सभाएं राज्य स्तर की वर्चुअल रैली की जाएंगी, और वो सब चीन से मंगवाई गई LED के माध्यम से। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक तरफ चीन कब्जा करके बैठा हुआ है हमारी सीमा के अंदर, और दूसरी तरफ भारत सरकार वर्चुअल रैली से लेकर के इन सब में लगी हुई है। चीन के LED का प्रचार भी कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में चीन गए और वहां से सेल्फी की शुरुआत हुई, उससे भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे देश में चीनी मोबाइलों की गुणात्मक रूप में बिक्री का सिलसिला बढ़ा। और अब क्या हो रहा है? 4 मीटिंगें इस बीच में हुई हैं। 4 मीटिंगें भारत की सरकार ने नहीं की, सैनिकों के ऊपर छोड़ दिया। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि हमारे निहत्थे जबानों पर किस तरीके से, और चीन हर बार धोखा देता रहा। पहली मीटिंग हुई 6 जून को, दूसरी मीटिंग 10 जून को और तीसरी मीटिंग 12 जून को। मैं 12 जून का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 12 जून को ही भारत सरकार ने चीन की कंपनी STEC को 1126 करोड़ रुपए का ठेका दिया। अब आप समझ लीजिएगा, कोरोना किट वहां से आती है, भारत की मोदी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए लाखों LED के सेट वहां से आते हैं,
जिस पर एलईडी के माध्यम से, जिन माइकों के माध्यम से, जिन मोबाइल और कैमरों के माध्यम से बात परोसी जाती है, वो सब भी चीन के होते हैं और चीनी हमारे देश की सीमा पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और भारत में सरकार अपनी उपलब्धियों के गुणगान के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन करती है और इस बीच में भारत की सरकार विदेशी कंपनी, जो चीन की कंपनी है STEC, उसे 1126 करोड़ का ठेका भी दे देती है। और फिर 13 तारीख को नेपाल की संसद, जहां 275 सांसदों में 258 सांसदों ने विवादित वह नक्शा, जिसमें 3 हमारे भारत के हिस्सों को शामिल किया गया। आप कहेंगे कि मैं नेपाल को क्यों बीच में लाया, क्योंकि 13 तारीख को विवादित नक्शा पास होता है, 15 तारीख को फिर हमारी मीटिंग होती है और 15 तारीख की रात को हमारे सैनिकों पर, निहत्थे सैनिकों पर चीनी हमला करके हमारे एक कर्नल और हमारे 19 जवानों की बर्बरता से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। मैं अपने शहीद जवानों के लिए फख्र करता हूं। मैं हम सब पूरे देश को, 137 करोड़ की आबादी को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। और दुख की इस घड़ी में मैं ईश्वर से, खुदा, रब, गॉड और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सही देश के शहीदों के परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं यह बात इसलिए भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश में 45 वर्ष बाद, 45 साल बाद चीन ने हमला किया। 45 साल पहले 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल में हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के किसी ताकतवर देश की सेना को किसी विरोधी देश ने, दुश्मन देश की सेना ने पीट पीट करके मारा हो, ये घटना दूर तक अमेरिकी अखबार भी लिख रहे हैं, अमेरिकी मीडिया बता रहा है, वो भी उजागर कर रहा है। ये बहुत दुखद अफसोस की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बताएं कि चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुसी हुई है, कब्जा करके बैठी हुई है और हमारे 20 जवानों को पीट पीट कर मार डालती है। इसमें क्या उकसाने की बात अब रहती है? और जिक्र करते हैं, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, जिक्र करते हैं नेहरू जी के जमाने का, जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास सुई नहीं थी। आज हमारे पास एटम बम है, आज हम मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास साजो सामान है और हमारे पास मजबूत सेना और अर्थतंत्र मजबूत है, हमारे पास तमाम सुविधाएं। और चीन हमारे सैनिकों को पीट पीट कर मार डाले और प्रधानमंत्री कहें कि हमें उकसाना नहीं। हम जरा जानना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हमारे घर में घुसकर हमें मार दे, हमारे जवानों को मार दे, इसके बाद भी कुछ रहता है? मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि 15 तारीख की रात को हमारे देश के जवानों की पीट पीट कर हत्या करने वाले चीन के मसले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 17 जून तक मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले। जबकि आप सब लोगों ने देखा 14 जून को एक कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत, युवा कलाकार, मैं ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्होंने आत्महत्या की। और जैसे ही आत्महत्या की सूचना उजागर हुई, तत्काल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। तो मैं ये दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 5 मई को चीन के सैनिक हमारी सीमा पर कब्जा कर देते हैं। भारत में मोदी सरकार मुंह नहीं खोलती है, कुछ नहीं बोलती है। 15 तारीख की देर रात को हमारे 20 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। मोदी सरकार मुंह नहीं खोलती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि मोदी सरकार का लक्ष्य क्या है? मोदी सरकार का लक्ष्य, आपने जो मैंने कहा, पुलवामा में भी जवानों की शहादत पर चुनाव के टाइम पर एजेंडा बदली करने का था। और अब भी मोदी सरकार, जिस तरीके से चीन की सरकार की आंतरिक सुरक्षा की जो रिपोर्ट आई है, उससे दुनिया में जो उसकी इज्जत और इमेज खत्म हो गई है, उसके लिए वो उसकी क्रोनोलॉजी है किसी और मसले को आगे बढ़ाना। और मोदी सरकार का भी तमाम फेलियर
मैं फेलियर इसलिए कह रहा हूं कि लॉकडाउन पूरा फेल रहा। जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब 550 मामले थे और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 3,67,000 मामले हो चुके हैं। हम विश्व में और पूरी जांच पड़ताल अगर करें, टेस्टिंग हम पूरी प्रक्रिया के तहत करें तो हम संसार में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से एक आग्रह गुजारिश मैं करना चाहता हूं, क्या हमारे देश में ये जो सरकार अपने को राष्ट्रवाद बोलती है, किस प्रकार का राष्ट्रवाद है इनका? जो सरकार हमारे देश की सीमा पर कब्जा करके चीनी बैठे हों और वो अपनी उपलब्धि गिनती कराने के लिए कहती हो कि मैं 10 करोड़ लोगों के घर घर चिट्ठी भिजवाऊंगा, मैं 750 वर्चुअल रैली करवाऊंगा और राज्य स्तरीय 1000 रैली कराऊंगा और चीन के सैनिक हमारे जवानों की हत्या कर दें उस पर भी मौन लगाऊंगा। ये राष्ट्रभक्ति है कि देशद्रोह है? ये आप सबको तय करना है। क्या किसी देशभक्त पार्टी और देशभक्त की सरकार का यह दायित्व बनता है कि दुश्मन देश सीमा पर कब्जा करके बैठ जाए और वह मौन लगा दे और जवानों की बेरहमी से हत्या कर डाले, तब भी वह मौन रहे, मुंह ना खोले? अगर मीडिया और बाकी चीजों ने उजागर नहीं किया होता। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, आप देश को बताएं मोदी जी कि अपने हृदय पर हाथ रख करके पुलवामा की जानकारी जब मेरे जैसे व्यक्ति को भी थी तो आपको भी थी, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट तमाम उजागर होती है। क्या आप बताइए कि गलवान घाटी में चीनी सैनिक कब्जा करके बैठ चुके हैं 5 मई को, यह जानकारी आपको नहीं थी? यदि आपको यह जानकारी नहीं थी तो आपको इस देश में भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहने का 1 सेकंड भी हक नहीं है। और यदि यह जानकारी आपको थी तो आपने देश के साथ गद्दारी क्यों की? आपने ऐसा क्यों किया? ये मैं अहम सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं। दूसरी बात कि 15 तारीख की रात को हमारे देश के 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये जानकारी आपको थी तो आप मौन क्यों रहे? और ये जानकारी आपको नहीं थी तो आपको कुर्सी पर 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है मोदी जी, 1 मिनट भी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपको देश इसलिए सौंपा गया कि आप पहले देश को कोरोना की चपेट में धकेलो। आपके राज में मोदी जी देश का उद्योग, देश का व्यापार, देश की बेटियां, देश का सीमा, देश की जवान, देश का संविधान, कुछ नहीं बच पा रहा है। एक एक चीज आपके राज में खत्म होती जा रही है। तो मैं आप सब लोगों से फिर आग्रह करते हुए कहता हूं, याद करना पड़ेगा कि जब देश में उल्टी दिशा में लोग भाजपा के विपरीत हो गए थे तो पुलवामा में जवानों की हत्या करवाई गई और अब मोदी सरकार की थू थू हो रही है क्योंकि मोदी जी बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी घड़ियाल बजाओ, घर में अंधकार करके टॉर्च और लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल है, हिंदोरा हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी की ईमानदारी और मोदी सरकार की ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति पर मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। एक, यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप जो चीन वापस गई थी उसे भारत मंगवाने वाला, और चीन से 245 की किट को 600 में बिकवाने वाला देश का वफादार नहीं हो सकता, देश का गद्दार होता है। दूसरी बात, चीन 5 मई से कब्जा करके चीनी सैनिक बैठे हैं, इस पर आंख लगाना, इसको अनदेखी करना और देश को जश्न की ओर झोंकना, और 15 जून की रात को हमारे देश के जवानों की हत्या कर देना और इस पर मौन लगाने वाला देश का वफादार नहीं, देश का गद्दार हो सकता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं और मोदी जी आपसे भी आग्रह करता हूं, आप बताइए कि इसके लिए वह कौन से कारण हैं जिसको लेकर आपने चीनी सैनिक के कब्जों की अनदेखी की? वह कौन से कारण है कि 15 तारीख की देर रात को हमारे जवानों की शहादत के बाद भी आप 17 तारीख तक मौन रहे? आप चीन के किन एहसान तले दबे हुए हैं? यदि आप डरे हुए हैं, हमारे पास आज हम सक्षम हैं हर तरीके से, यदि आप भयभीत हैं तो आप कुर्सी छोड़िए, और अगर आप बिक गए हैं चीन के हाथों तब भी आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए। मैं बिक गया का सवाल इसलिए कह रहा हूं, क्या कारण हो सकता है? आप बार बार लोगों से कह रहे हैं कि लोकल को वोकल बोलिए, और जो लोकल को वोकल बोलने के लिए उसके लिए भी आपका एलईडी चीन का, तो आप मोबाइल भी चीन के बिकवाने के लिए सेल्फी दौर में गए, अब आप वर्चुअल रैली के लिए भी चीन के एलईडी पर जा रहे हैं। और आखिरी बात, एक बड़ी चर्चा चल रही है, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं चीन के सामान का बहिष्कार का। बिल्कुल मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी की राज
और सरकार में यदि भाजपा में रत्ती भर भी शर्म है तो जो लाखों एलईडी चीन से मंगवा कर जिसकी ये वर्चुअल रैली जिनके माध्यम से कर रहे हैं, झूठ जिनके माध्यम से परोस रहे हैं, सबसे पहले उनकी होली जलाएं। नरेंद्र मोदी देश को बताएं, माफी मांगे देश और देश से बताएं कि हमारे जवानों के जीवन को चुनाव के लिए दांव पर लगा करके 5 मई से कब्जा करके बैठे चीनियों की अनदेखी क्यों की गई। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली पहल हमारे देश के अंदर कपड़े का अभाव था, तब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक जमाने में 7 मीटर की पगड़ी पहनते थे और गांधी जी ने वस्त्र त्याग करके लंगोट में आए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल को वोकल बोलो, पर बोलते चीन के एलईडी में है। लोकल को वोकल बोलो, विदेश का 3 लाख का चश्मा लगा के बोलते हैं। लोकल को वोकल बोलो, 10 लाख का सूट पहन करके बोलते हैं। तो मैं ये बात भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो देश की सीमा के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, जिसने देश में, और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, देश का बच्चा बूढ़ा जवान जानता है कि रेल को, भारत की रेल को और बसों को कोरोना नहीं हुआ था। 24 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने जब 14 करोड़ मजदूर और उनके परिवारों को पूरी सजा दे दी हर तरीके से, जब बड़े दबाव के बाद रेल भी चली, तो रेल जो सफर 3 दिन में सफर तय होता 6 दिन उसमें लगाए गए और उसमें भी भूख और प्यास से रख करके मजदूर और उनके परिवारों को मरवाया गया। मोदी जी ने आहा नहीं किया। तो आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, 5 मई को चीन ने कब्जा किया, उसकी अनदेखी की गई। सुशांत ने आत्महत्या की, कलाकार ने 14 जून को तत्काल रिएक्शन और दुख प्रकट किया गया। 15 तारीख की रात को हमारे जवानों की शहादत का मामला, लेकिन 17 तारीख तक मौन लगा के रखा। इन सब चीजों को, इसके अलावा पिछले 42-43 दिन से जो कब्जा हो रखा है हमारी सीमा पर, उसकी अनदेखी करके देश में जश्न मनाया जा रहा है। तो ये कैसा राष्ट्रभक्ति, कैसा राष्ट्रवाद और कैसा अखंड भारत की बात करते हैं। या आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि ये सवाल भी आपको मोदी सरकार से जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।